Zubair, pay attention. So now over here we are talking about फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू. आप देखें फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू हमने जो डिस्कशन की थोड़ी देर पहले, वहाँ पे हमने क्या चीज़ देखी कि इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी. दिस वाज द फॉर्मूला. इफ़ यू नीड टू फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू, सो यू नीड टू हैव अ प्रेजेंट वैल्यू, ये होना चाहिए. इसके साथ यू नीड टू हैव दिस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का रेट होना चाहिए, एंड दिस टाइम पीरियड एन, ये होना चाहिए. ठीक है हिदायत. ओके, सो यू शुड हैव इंटरेस्ट एंड टाइम पीरियड एन, ये दो चीज़ें होनी चाहिए आपके पास. हाउ मच इज़ द फ्यूचर अमाउंट वर्थ टुडे. अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने फ्यूचर वैल्यू किसी चीज़ की फाइंड आउट करनी है तो उसकी आज की कीमत फ्यूचर की अमाउंट से कम होगी या ज़्यादा? कम होगी ना. ठीक है, फ्यूचर में उसकी अमाउंट ज़्यादा है क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, हम लोगों ने ये कहा था. या फ्यूचर से अगर प्रेजेंट में आएंगे तो आपको डिस्काउंट करना पड़ता है. ओके, 3 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी नोन. अब आपको क्या चीज़ चाहिए अगर आप किसी के लिए अगर प्रेजेंट वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं, इवन देन यू नीड टू हैव अ फ्यूचर वैल्यू एंड यू नीड टू हैव एन इंटरेस्ट एंड देन वंस अगेन एन. तो बात वही है कि आपके पास 3 चीज़ें होंगी तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन नॉट फाइंड इट आउट. सही, गॉट द आइडिया. सो यू मस्ट हैव दिस आई एन दिस अमाउंट ओवर हेयर. अगर ये फॉर्मूला है, यू मस्ट हैव आई एन दिस अमाउंट ओवर हेयर. अगर ये होगा तो यू कैन फाइंड फ्यूचर, अगर ये है यू कैन फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू. इज दिस थिंग क्लियर? ये हमने पिछली क्लास में कर लिया था, सो इट्स जस्ट अ रीकैप. सही है, सही. ओके, सो लेट्स मूव ऑन नाउ 2 टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज आर इन्वॉल्व विद बॉन्ड्स. अब बॉन्ड्स में आपको क्या मिलता है? हम लोगों ने क्या कहा था, टाइम वैल्यू जब मैंने बनाया था बॉन्ड का, तो मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड में आपको कौन से पैसे मिलते हैं जब अगर आप बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं. सो व्हाट डू यू गेट इन रिटर्न when you buy a bond or when you invest in a bond? So what do you get in return? You get periodic payments called interest, और वो इंटरेस्ट हर पीरियड बाद मिलता है. हमने कहा था कि वैसे तो एनुअल है, लेकिन बॉन्ड्स जनरली सेमी एनुअल पेमेंट देता है आफ्टर एवरी 6 months. सो 1, देन सेकेंड ईयर, देन थर्ड ईयर, एंड देन फोर्थ ईयर, एंड देन फाइनली 5th ईयर. तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिलता है, हर 6 months बाद, तो आपको कितनी बार इंटरेस्ट मिलेगा? साल में 2 बार, 5 साल में 10 बार. सिंपल ना. ओके, ये भी हो गया. अब ये पीरियोडिक इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है, लेट्स से पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 1000 एंड इफ आई से कूपन रेट इज 10%, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? 100. तो आपको 6 महीने बाद भी 100 मिलेगा, आपको फिर 1 साल बाद भी 100 मिलेगा, फिर 6 महीने बाद 100 मिलेगा, फिर 1 साल बाद 100 मिलेगा, इसी तरह. तो इसका मतलब ये कि दरमियान में जितनी पेमेंट्स मिलेंगी वो सारी की सारी 100 रुपीज़ की होंगी. और आखिर में इस जगह पर आपको 2 पेमेंट्स मिलेंगी, एक मिलेगी 100 और एक मिलेगी 1000. क्लियर? ओके. अब ये जो आपको पीरियोडिक पेमेंट्स मिलेंगी ये सारी इक्वल हैं. इक्वल है 100. ऐसी पेमेंट्स और जो सेम पीरियड बाद मिले, 6 महीने, और अमाउंट भी सेम हो, 100 या 200, 500, 600 सेम हो, और टाइम भी सेम हो, उस पेमेंट को बोलते हैं, वी कॉल दोस पेमेंट्स एन्युटी. वी कॉल दिस पेमेंट्स, ठीक है. एन्युटी नाम कहाँ से आया? एनुअल पेमेंट्स, सेम अमाउंट, सेम पीरियड, हर साल बाद. यहाँ पर हर 6 महीने बाद है, लेकिन still we call these things as annuities. Is this thing clear? Clear हो गया? आगे जाएं. Okay. Selling price of the bond. अब selling price of the bond क्या होगा? अब देखें, अगर मुझे हर महीने बाद 100 रुपए मिल रहे हैं, हमने थोड़ी देर पहले प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा, और प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू की कॉन्सेप्ट में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी? यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी?
जी, इंटरेस्ट, टाइम पीरियड और ये अमाउंट, जो भी है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, जो भी हो, वो अमाउंट इंपॉर्टेंट है। सही है? लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग नाउ, इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट वो है जिससे हम इसको या कंपाउंड करते हैं या डिस्काउंट करते हैं। कंपाउंड करेंगे तो हम प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, और अगर डिस्काउंट करेंगे हम फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ वापस जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज द इंटरेस्ट विच इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। यहां पर अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इन अ बॉन्ड, सो व्हाट डू वी गेट? व्हाट डू वी गेट? What do we get? If you invest in a bond, what do you get? What do you call it? Interest. और उस रेट को क्या बोलते थे आप? उसका एक अलग नाम बताया था। वो तो कहा था कि वो रेट ऑफ रिटर्न होता है, लेकिन उसका अपना नाम क्या था? उसका नाम बताया था पिछली क्लास में। कल आपको कहा था कि उसको बोलते हैं कूपन रेट या कॉन्ट्रैक्ट रेट। ठीक है? ओके, यानी यहां पे एक चीज ग्रो कर रही है, और वो ग्रो कर रही है लेट्स से एट 10%, एंड दैट 10% इज एक्चुअली योर कूपन रेट। यहां पर आ जाए, यहां पर आप कहते हैं कि सर आज के दिन उसकी वैल्यू कितनी है? अब मैं आपसे कहूं कि 100 मिलेगा, 100 मिलेगा, 100 मिलेगा, 100 मिलेगा, 100 मिलेगा, मैं कहूंगा यार आपके तो मजे हो गए यार, आपको 5 सालों में हर 6 महीने बाद 100 रुपए मिलेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपको तो 1000 रुपए ये मिल गए। आपको 1000 रुपये मिल गए, 1000 रुपये आपने दिए उसको, 1000 आपको ये मिल गए, और फिर आपको 1000 रुपये और भी मिलेंगे। वो यार ये तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इज इट? आर यू गेटिंग 1000 रुपीज बैक? No sir. व्हाई? कुछ नहीं कह सकता मैं कि ये वाकई ये 1000 रुपये हैं या नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपको मिल रहे हैं इन दी फ्यूचर। What if this 100 रुपी डिस्काउंट मैं इसको करूं, फिर इसको डिस्काउंट करूं, फिर इसको डिस्काउंट करूं, इन सब को मैं डिस्काउंट करूं, और इन सब की वैल्यू 1000 से कम बन गई, तो फिर क्या आपका फायदा हुआ? फिर तो आप कहेंगे सर ये तो 1000 रुपये दिए थे और ये 100 जो मिले, वैसे तो 1000 बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन जब मैंने डिस्काउंट किया तो 1000 से कम हो गए। सर ये तो फ्रॉड हो गया, मतलब मुझे तो पता ही नहीं चला, लेकिन ये तो मेरे साथ हैंड हो गया। यही हुआ ना? उसने, आदमी ने आपसे कहा कि 1000 रुपये मुझे दो, मैं हर 6 महीने बाद 100 वापस करूंगा, 5 सालों में 1000 रुपये मिल जाएंगे आपको। आप कहते हैं गुड, सही है, 1000 के 1000 मिल जाएंगे। बट एक्चुअली दिस इज नॉट द केस। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स, दिस एंड दिस। अब किस तरह? गौर से सुने। आपने 1000 रुपये दिए, वो 1000 रुपये पे जो आपको कूपन मिलेगा 100 रुपये, वो किसकी बेसिस पे मिलता है? ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट। कूपन रेट की बेसिस पे मिलेगा। 100 मिला 1 साल बाद, अगर इस 1 साल बाद जो 100 रुपये मिला, इसको मैं कहता हूं डिस्काउंट करें, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला। डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला क्या कहता है? 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई। यहां पर एक आई लगाना है। ये आई सारा काम का चीज है। एक ये काम की चीज थी कूपन रेट, और एक ये काम की चीज है। इस अमाउंट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और इस अमाउंट से आप उसको डिस्काउंट करते हैं। अगर ये दोनों सेम हो गए, 10% रेज़ टू पावर ऑफ मंथ, सो दैट मीन्स दिस 100 विल बिकम, इट विल बी द सेम। लेट्स ट्राई, इसका आंसर सेम आएगा। जी क्लास, मुझे ज़रा आंसर्स बताएं ताकि मैं आपको ये 90.97 90.90 ओके 90.90 क्लास पे अटेंशन 90.90 ठीक है 90.90 अगर मैं इसको डिस्काउंट करूं इस फर्स्ट पेमेंट को तो ये 90.90 बनती है। मेरे पास और भी बहुत सारी पेमेंट्स हैं, इन सबको मैं डिस्काउंट करता हूं। याद रखिएगा अगर आपका ये डिस्काउंट का रेट
और ये कूपन का रेट दोनों सेम है, अगर डिस्काउंट का रेट और कूपन का रेट दोनों सेम है तो आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सेम है। मतलब ये 1000 रुपये दिए 1000 रुपये आएंगे। आपने इसको डिस्काउंट किया, इसके बाद आप इस सब को डिस्काउंट करेंगे, इन सब पेमेंट्स को, ये सारी डिस्काउंट होंगी, ये 1000 भी डिस्काउंट होगा और ये सब डिस्काउंट होके इक्वल टू 1000 बन जाएगा। यानी आपने 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये वापस आ गए। क्यों? क्योंकि ये रेट जो कि कूपन का है और ये रेट जो कि डिस्काउंट का है दोनों सेम है। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक बार मैं पैसों को ज़्यादा करता हूँ 10% से, फिर दूसरी बार आप कहते हैं मैं इस पैसों को वापस लेकर आता हूँ 10% से, तो बात तो एक हो गई ना। आप किसी चीज़ को, हमने पिछली क्लास में देखा ना 1610 आ रहा था, याद है वो फिगर? वो फिगर याद है? वो हमने पहले कंपाउंड की फिर डिस्काउंट की सेम रेट से, तो वो सेम आया फिगर। तो अगर मैं इस 1000 को पहले कंपाउंड करूं फिर डिस्काउंट करूं यूजिंग द सेम रेट, सो इट विल रिमेन द सेम, विच मीन्स इट इज एक्चुअली सेम। So when interest rates, the stated rate and the market rate is same, then bond price equals par value. फिर प्राइस ऑफ द बॉन्ड पार वैल्यू के बराबर है, मतलब 1000 रुपये के बराबर है। पार वैल्यू 1000 रुपये होती है, तो फिर इसका मतलब देयर इज नो डिफरेंस टू अकाउंट फॉर, फिर तो सेम है ना। 1000 दिए 1000 आए, सेम, कोई डिफरेंस ही नहीं। सो देयर इज़ नो डिफरेंस टू अकाउंट फॉर। इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसके अंदर फ़र्क आ रहा है, वो फ़र्क कहाँ से आ रहा है। ओके, स्टेटेड रेट इज़ ग्रेटर देन द मार्केट रेट। स्टेटेड रेट स्टेटेड रेट इज़ लेस देन द मार्केट रेट। स्टेटेड रेट आपका कम है मार्केट रेट से, मार्केट रेट आपका ज़्यादा है। सो फिर बॉन्ड प्राइस इज लेस देन पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, जिसका मतलब द डिफरेंस इज अकाउंटेड फॉर एज अ बॉन्ड डिस्काउंट। अब आ जाए, इफ स्टेटेड रेट इज मोर देन द मार्केट रेट, देन बॉन्ड प्राइस इज ग्रेटर देन पार वैल्यू। प्राइस पार से ज़्यादा चली गई, तो जब भी प्राइस पार से ज़्यादा हो तो इसका मतलब इट्स अ प्रीमियम। सही है? एक तो ये बात याद रखें कि अगर सेम हो तो फिर पार वैल्यू सेम हो जाती है। अगर पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ जाएं तो आप प्रीमियम पे कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अगर पैसे आपको कम देने पड़ते हैं तो इसका मतलब आप डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं। ये बात क्लियर होगी? ओके। अब अगर एक बॉन्ड को आप खरीद रहे हैं और दोनों रेट सेम हैं, कौन कौन से दोनों रेट? एक रेट जो बॉन्ड के ऊपर लिखा हुआ है, बॉन्ड के ऊपर हमने कहा था एक रेट लिखा होता है 1000, यहाँ पे उसका लिखा होगा टाइम कि कितने टाइम का है, और यहाँ पे लिखा होगा उसका कूपन रेट, स्टेटेड रेट। ठीक है? अगर ये स्टेटेड रेट, ये कूपन रेट सेम हो मार्केट रेट के, तो आप कंपाउंड भी इसी रेट से करते हैं, डिस्काउंट भी इसी रेट से करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1000 रुपये पहले जाता है, आगे कंपाउंड होता है, फिर वापस आता है, डिस्काउंट होता है, तो वो सेम रहता है। तो इसका मतलब ये है कि स्टेटेड रेट इज इक्वल टू मार्केट रेट। तो आप फेस वैल्यू उसकी और जिस वैल्यू पे आप ख़रीद रहे हैं प्राइस, वो दोनों सेम हो गई। जब सेम हो गई तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर स्टेटेड रेट कम हो, ये जो रेट यहाँ पे लिखा है ये कम हो, मार्केट रेट ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड की प्राइस कम है, क्योंकि वो आपको कम पैसे देगा। वो आपको जो रिटर्न देगा ना, ये बॉन्ड आपको रिटर्न देता है ना इंटरेस्ट की फॉर्म में, तो वो आपको कम दे रहा है। जब वो आपको कम दे रहा है, ठीक है, सो बॉन्ड प्राइस इज लेस देन पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो इसका मतलब द डिफरेंस इज अकाउंटेड फॉर एज अ बॉन्ड डिस्काउंट। और जब ये स्टेटेड रेट ज़्यादा हो मार्केट के रेट से, तो फिर बॉन्ड प्राइस इज मोर देन दी पार वैल्यू विच इज़ 1000 एंड इट इज़ एक्चुअली अ प्रीमियम बॉन्ड। ये बात क्लियर होगी? सही है, जाऊँ आगे।
ओके, ये भी हो गया। अब ये बॉन्ड ख़त्म कैसे होगा? एक तो हमने कहा कि 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको मैं कहूँगा ले आए यार, बॉन्ड्स वापस लें, अपने हज़ार रुपए वापस लें। ये तो हम कहते हैं बॉन्ड मेच्योर हो गया, एक्सपायर हो गया, मेच्योर हो गया। एक्सपायर इज़ नॉट अ गुड वर्ड, आई वुड रादर से बॉन्ड मेच्योर। द बॉन्ड मेच्योर्स, सो यू विल पे बैक योर सर्टिफिकेट जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, या ऑनलाइन है तो आपके अकाउंट में पड़ा होगा, तो आपके पैसे मैं आपको वापस भिजवा दूंगा। आपसे 1000 रुपये लिए थे, आपके 1000 रुपये आपको वापस कर दूंगा। लेकिन अगर उससे पहले मैं ख़त्म करना चाहूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ, मैंने आपको बॉन्ड इशू किया, आपसे पैसे लिए 1000 रुपये, अगर उससे पहले मैं ख़त्म करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ? आई कैन एक्सरसाइज अ कॉल प्रोविजन। इसके ये जो फीचर्स है ना, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ कॉल प्रोविजन, कि इसके अंदर एक ऑप्शन है कि आई कैन कॉल इट बैक। कॉल बैक का क्या मतलब? कि मैं आपसे कहूँ एक बार मैं फिर दे दूँ एक इश्तिहार, SMS आ जाए, आप सबको मैसेज आ जाए, ईमेल आ जाए कि जो मेरे बॉन्ड होल्डर्स हैं वो सब वापस ले आए और मुझसे पैसे ले लें। तो आप कहेंगे क्यों वापस ले आए? आपका तो नुकसान है। क्यों? क्योंकि आपको तो साथ साथ इसके इंटरेस्ट मिलता था, ठीक है, इंटरेस्ट मिलता था ना। अब यहाँ पे मैं ऑल ऑफ सडन मैं कहूँ वापस ले आए, तो ये सारा इंटरेस्ट आपसे चला गया ना, ये आपको नहीं मिलेगा। आप वापस कर देंगे तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना, आपको आपके 1000 रुपये वापस कर दूंगा, ये ले लो, जाओ घर जाओ, ठीक है। तो मैं आपसे कहूँगा नहीं, देखें ये बॉन्ड जब मैंने इशू किया था इसके अंदर लिखा था कॉल प्रोविजन, आई कैन कॉल इट बैक वेन एवर आई वॉन्ट टू, बस। और परचेजिंग द बॉन्ड्स ऑन द ओपन मार्केट, या फिर मैं एक और काम करता हूँ, आप सबके जो बॉन्ड्स हैं बाय सेल आप लोग करते रहते हैं, इक़्तिदार बेच देता है, पैसों की ज़रूरत है, हिदायत ख़रीद लेता है, इक़्तिदार के पास फिर पैसे आ गए दोबारा ख़रीद लेगा मार्केट से, उस वक्त हिदायत के पास नहीं है, साथ के पास है, उससे ले लेगा, किसी और से। बॉन्ड्स बिक रहे हैं मार्केट में, बिक रहे हैं, ख़रीद रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं मार्केट में जाऊँ और जितने मेरे बॉन्ड्स पड़े हुए हैं सारे के सारे मार्केट रेट पे ख़रीद लूँ, तो बस ख़त्म। क्या इसके बाद मुझे इंटरेस्ट किसी को देना पड़ेगा? क्योंकि सारे बॉन्ड्स तो मैंने ख़रीद लिए हैं, तो किसी को इंटरेस्ट देना नहीं पड़ेगा। तो 2 तरीके हैं फॉर अर्ली रिटायरमेंट ऑफ डेट, यानी कर्जे को वक्त से पहले ख़त्म कर दें, कर्जे को वक्त से पहले ख़त्म कर दें। यहाँ पे कर्जा बॉन्ड की शेप में है, तो बॉन्ड को वक्त से पहले रिटायर कर दें, अपनी मेच्योरिटी से पहले। अर्ली रिटायरमेंट ऑफ डेट, बॉन्ड्स कैन बी रिटायर्ड बाय एक्सरसाइजिंग अ कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन है, मैं सबसे कह दूँ वापस ले आओ, या मार्केट में जाऊं सबसे खरीदूं। सही है? क्लियर? ओके। गेन्स और लॉसेज इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिटायरिंग बॉन्ड शुड बी रिपोर्टेड एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब अगर मैं आप सबसे कहूँ कि यार वापस ले आओ, या मैं मार्केट में जाऊँ और मार्केट में वो बॉन्ड महंगा बिक रहा हो, बड़ा अच्छा बॉन्ड है, मैं बहुत अच्छी कंपनी हूँ, बहुत महंगा बिकता है, हर कोई कहता है ये बॉन्ड खरीदे, तो महंगा होगा, तो मुझे महंगा ख़रीदना पड़ेगा। तो अगर मैं महंगा ख़रीदूँ तो मेरा नुकसान है, तो इट इज़ अ लॉस फॉर मी, मेरे लिए किस्म का लॉस हो गया ना कि मैंने महंगा ख़रीद लिया आपसे। मार्केट में मैं जाऊँ महंगा है और महंगा ले लूँ तो मेरा लॉस है। इस लॉस को मैं कहाँ पे लिखूँगा? इनकम स्टेटमेंट में। कहाँ पर लिखूँगा? आई विल कॉल इट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये हर वक्त नहीं होता, हर साल नहीं होता कि मैं अपने बॉन्ड्स वापस ख़रीदता हूँ, बस कभी कभी हो जाता है। सो इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इट्स नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये हमारा बिजनेस है मार्केट ख़रीदना बेचना, इसमें ये नहीं होता। ये तो बस मुझे पैसे चाहिए थे, मैंने आप लोगों से पैसे लिए, मशीन लगाई, बस वो चल पड़ी, मेरे पास पैसे जमा हो गए, मैंने कहा चलो यार इन सबको फजूल में इंटरेस्ट क्यों दूँ, वापस ले लो इनसे। तो मैंने आपसे वापस ले लिए, मार्केट से ख़रीद लिए, मार्केट में रेट ज़्यादा था, मेरा थोड़ा सा नुकसान हो गया, सो इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, लॉस। ये भी हो सकता है कि मार्केट में आप लोगों को ना अच्छा लगे वो बॉन्ड और आप लोग उस वक्त उसकी प्राइस लो हो और मैं ख़रीद लूँ तो मेरा गेन हो गया। तो ये गेन या लॉस जो भी हो, दिस इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्लियर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी क्लियर, अर्ली रिटायरमेंट ऑफ डेट भी क्लियर। बॉन्ड्स को अर्ली रिटायर कैसे कर सकते हैं? या तो कॉल प्रोविजन के थ्रू और या फिर मार्केट परचेज के थ्रू, ठीक है, ओपन मार्केट परचेज के थ्रू, ओपन मार्केट से आप खरीदें। ओके। लीज पेमेंट ऑब्लिगेशंस। अब हम लोग लायबिलिटीज़ पढ़ रहे थे ना, हम लोग लायबिलिटीज़ पढ़ रहे थे।
हम लोग करंट लायबिलिटीज़ पढ़ी, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ पे आ गए, बॉन्ड्स पढ़ा हमने। नाउ द नेक्स्ट वन इज लीज पेमेंट ऑब्लिगेशन। ये लीज क्या होती है? सिर्फ गाड़ी? इंस्टॉलमेंट्स। क्या हो सकती है? बिल्डिंग भी हो सकती है, मशीन भी हो सकती है, इट कैन बी एनी एसेट ना। किसी भी एसेट को मैं लीज पे ले लूँ, लेकिन लीज होती क्या है यार? इंस्टॉलमेंट्स, ओनरशिप, एक खास टाइम पीरियड होता है, उसमें क्या करना होता है? एक वक्त में एक बोल देंगे। हमजा, और बस उसके अलावा नहीं होगी, उसके बाद वापस कर दूंगा। हिदायत, कोई भी एसेट, लेट्स से कोई भी एसेट, हाँ क्या करूं? किराए पे ले लूं। ओके जी, पेमेंट दे के तो वो तो कह रहा है किराए पे, तो किराए की चीज़ आप कैसे खरीद सकते हैं? और हमजा ने भी कहा कि आप कोई चीज़ ले लें इस्तेमाल करने के लिए कुछ अरसे के लिए, तो फिर खरीदूंगा कैसे? जी इक़्तिदार, परचेज करते हैं, परचेज करते हैं, फिर तो आपकी होगी। थोड़ा तो इसका मतलब ये है कि वो एसेट मैंने ख़रीदा नहीं, फिर तो मैंने नहीं ख़रीदा ना। 50 ईयर्स बाद वो मुझे कि वापस दे दो, तो मैं उसको वापस दे दूंगा। जो मैंने शुरू में पैसे दिए उसके वो सारे गए, उस पर रिटर्न हासिल किया होगा। ओके जी, बस एक लास्ट 2 सुनते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। लास्ट जी, तो वो तो कह रहा था कि नहीं 50 ईयर्स बाद वापस करेंगे, ये भी कह रहा है कि नहीं किराए पे, वो भी कह रहा है कि नहीं इस्तेमाल, आप कह रही हैं कि नहीं ओनरशिप। आप लोग दो बातें कर रहे हैं, ठीक? और ये असल में भी दो बातें हैं। एक को बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज, एक को बोलते हैं कैपिटल लीज। तो आप समझ लें कि आप जो कह रहे हैं सारी चीज़ें सही हैं, बट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीज। There are 2 types of lease called as operating lease and capital lease. Now what happens in a lease agreement? So if there is a lease agreement, there will be 2 parties. 2 parties होंगे, कौन कौन से? ओनर क्या होता है? बायर एंड सेलर। वाई? ये तो लीज है। बायर सेलर का अगर एग्रीमेंट है तो सेल का एग्रीमेंट हो गया। लेंडर का एग्रीमेंट है वो तो फिर कर्जे का एग्रीमेंट हो गया। ये लीज का एग्रीमेंट है, लीज का एग्रीमेंट है। सो वी हैव अ ठीक है, वी हैव अ लेसी एंड वी हैव अ, सम पीपल कॉल इट लेसर बट इट्स लेसोर आई गेस। ठीक है, सो वी हैव अ लेसोर एंड देन वी हैव अ लेसी। अब ये कौन कौन लोग हैं गौर से सुने। अब 2 बंदे हैं ना, एक बंदे के पास एसेट है और आपको वो एसेट चाहिए। ओके, सो लेसोर रिटेन्स रिस्क एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद ओनरशिप। लेट्स से हमजा वाला काम है, हिदायत वाला। आप मुझे कहते हैं मुझे लीज पे दें ये मार्कर, मैं कहता हूँ ये ले लें, इस्तेमाल करें, इसका रिस्क रिवॉर्ड मेरा है, ओनरशिप मेरी है। यानी रिस्क इसका ये ख़राब होता है, रिस्क तो रिस्क मेरा है। अब ऐसा नहीं कि आप इसको ख़राब कर दें, आप ख़राब करेंगे तो आपसे कहूँगा पैसे भरो इसके, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है कि इसका रिस्क, ये ख़राब होती है चीज़ तो मेरा रिस्क है। रिवॉर्ड इसका बचा हो जाए तो मेरा है, ठीक है। रिवॉर्ड, ये जो भी इसका रिवॉर्ड होगा वो मेरा होगा, आपका नहीं। आपको मैंने इस्तेमाल के लिए दिया, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप इससे बेनिफिट ले रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि किराए पे, किसी एक ने किराए पे भी कहा था कि किराए पे ले लें, वो ये वाली लीज़ है, उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लीज़। तो फिर आप इसके बदले में मुझे क्या देंगे, लेसी
यू आर द लेसी, ठीक है। You've taken this asset from me, so the lessee records rent expense as incurred. आप मुझे हर महीने इसका किराया देंगे, उसको आप रिकॉर्ड कर देंगे एज रेंट एक्सपेंस। आप इस एसेट को अपने बैलेंस शीट में लिखेंगे या नहीं? एसेट को आप नहीं लिख सकते क्योंकि एसेट मेरा है, ओनरशिप मेरी है, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बदले में आप मुझे रेंट दे रहे हैं, तो आप सिर्फ इसका रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करें इनकम स्टेटमेंट में हो, बस। आप इसको लिख नहीं सकते अपने पास। दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लीज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस कॉल्ड एज कैपिटल लीज। नाउ वंस अगेन लीज एग्रीमेंट, एंड इन दिस एग्रीमेंट आई ट्रांसफर द रिस्क एंड रिवॉर्ड टू यू। ट्रांसफर्स रिस्क एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद ओनरशिप टू लेसी। मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, अगर ये चीज़ ख़राब हुई तो बस आपका ज़िम्मा है, ये चीज़ ने कोई फ़ायदा किया आपका है, ठीक है। लेकिन फिर भी इसके बदले में हर महीने आप मुझे इसकी किस्तें देते रहेंगे। लेकिन होगा क्या, लेसी रिकॉर्ड्स लीज एसेट, इसको आप अपने साथ अपने बैलेंस शीट में लिख सकते हैं कि यह आपका एसेट है, लेकिन पूरा नहीं लिख सकते। आपने पूरे पैसे नहीं दिए, पहली इंस्टॉलमेंट दी, उतना अमाउंट लिख दें एसेट। मैं भी लिख दूंगा जितने पैसे मेरे पास हैं उतना मेरा है। फिर आपने एक और किस्त दी, अब आप वहाँ पे ज़्यादा कर दें थोड़ा सा कि हाँ मेरा एसेट थोड़ा बढ़ गया है। अब इस मार्कर का पहले आपने इतना पोर्शन ले लिया, अब इतना पोर्शन आपका हो गया, ठीक। फिर और पैसे दें, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, आखिर में आपने सारे पैसे दे दिए। आखिर में हम दोबारा एग्रीमेंट करेंगे कि ठीक है अब ये एसेट आपका हो गया, दे दिया आपको कंप्लीट। अब जो मैं आपसे इंस्टॉलमेंट लेता हूं, जिस तरह हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट किया था लोन में, याद है इंस्टॉलमेंट किया था लोन में, उसमें हर इंस्टॉलमेंट 2000 रुपए की थी और इसमें आपको क्या क्या देना पड़ता था? इंटरेस्ट, प्रिंसिपल। सो इट्स द सेम थिंग। आप जो मुझे 2000 देंगे ना, उसमें से मैं आपसे पहले इंटरेस्ट लूंगा। मेरा ये एसेट है 5000 का, 5000 के ऊपर इंटरेस्ट बनता है 10 रुपये, 10 रुपये पहले इंटरेस्ट के काटूंगा, बाकी बच गए 1990 रुपये। 1990 का एसेट आपने मुझसे खरीद लिया थोड़ा सा। फिर अगली इंस्टॉलमेंट देंगे, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट आपसे लूंगा। अब इंटरेस्ट आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या कहा था, विद द पैसेज ऑफ टाइम कम, इंटरेस्ट कम होगा और प्रिंसिपल की पेमेंट ज़्यादा। तो वक्त के साथ साथ ये पूरा का पूरा एसेट आपके पास चला जाए। इस लीज को क्या बोलते हैं? कैपिटल लीज। तो लीज दो किस्म की हैं, एक रेंट की टाइप का है ऑपरेटिंग लीज, एक जो है जिसमें आप एसेट आपका हो जाएगा कैपिटल लीज। समझ आ गई? जी। ना 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 ना, अगर वो आपको रेंट पे दे रहा है सो इट्स अ ऑपरेटिंग लीज, इट्स नॉट अ कैपिटल लीज। कैपिटल लीज तो वो है जो अक्सर आप बैंक से करते हैं। आप बैंक वाले से कहते हैं यार पैसे नहीं है, वो कहता है ठीक है मैं घर खरीद लेता हूँ, और आप ऐसे करें आप उसकी किस्तें मुझे दें, आप खुश हो जाते हैं। आप जब घर लेने जाते हैं आप, तो वो घर आपसे कहता है, घर वाला आपसे कहता है कि 1 करोड़ का दूंगा, आप कहते हैं ठीक है। आप बैंक के पास जाते हैं, बैंक कहता है 1 करोड़ 20 लाख, आप कहते हैं यार वो 1 करोड़ पे तो वो बेच रहा है, तो वो कहेगा यार 1 करोड़ मैं बीच में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और आप मुझे 10 साल में पेमेंट वापस करेंगे, तो 20 लाख मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो आप ये समझें कि आपको मैंने 1 करोड़ का कर्जा दे दिया, इस तरह समझें, और हर महीने जो आप मुझे इंस्टॉलमेंट देंगे उसमें कुछ अमाउंट जाएगी इंटरेस्ट की और कुछ उस घर के पैसों में आपके पास घर आता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। सो दैट इज कैपिटल लीज। और अगर नहीं, आप सिंपली उस घर वाले से जाके ले लेते हैं कि अच्छा 5 साल का एग्रीमेंट कर दें, मैं 5 साल यहाँ पे रहूँगा, हर महीने 10,000 रुपये दूंगा, तो बस वो आपका रेंट एक्सपेंस। किसके? हाँ, डैमेज की आप जिम्मेवार हैं क्योंकि आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब ये है कि रिस्क एंड बेनिफिट के, लेट्स से, अब मैं कैसे एग्जांपल दूं, ना घर का बच्चा हो सकता है, घर में से नीचे से कुछ निकल आया, सोना निकल आया, लेट्स से, अब और कोई एग्जांपल नहीं आ रही, ठीक है, तो निकल आया, तो वो मेरा है क्योंकि मैं ओनर हूँ। इसमें ओनर कौन है? मैं हूँ ना, वो मेरा है, ठीक है। जलजला आया, घर पूरा का पूरा गिर गया, रिस्क मेरा है, आपका नहीं।
हाँ, रिपेयर्स आप करते रहेंगे, ये पाइप खराब हो गया करें, ट्यूबलाइट खराब हो गई लगाएं, ठीक है, वो रिपेयर्स हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड मेरा है, ठीक है, गॉट द आइडिया। यहां पे मैं रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर कर रहा हूं। गाड़ी आपने एक्सीडेंट कर दी, आपने गाड़ी मुझसे ली बैंक से, आपने एक्सीडेंट कर दी, वैसे बाय द वे इंश्योर्ड होती है लेकिन चलें, एक्सीडेंट कर दी, आपका मसला है यार, क्योंकि हमारी कैपिटल लीज थी, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। हाँ, एसेट मेरे नाम पर है, आहिस्ता आहिस्ता आपको ट्रांसफर होगा, एंड पे ट्रांसफर करूंगा आपको, आहिस्ता आहिस्ता आप उसको लिख सकते हैं अपने पास, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक। और जितने पैसे देने हैं लीज लायबिलिटी, जिस तरह वो लोन को हम लिखते थे कि लोन लायबिलिटी है, करंट कितना पोर्शन देना है, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, याद है? ओके जी। Insurance Singavi. Okay, once again it's out of the topic, but I'll give you a brief idea. I'll just simply give you an idea. Insurance is that when you want to insure an asset or life हम की दीशी, insure an asset or life, so what would you do? You will pay a premium, installment की company, premium for that insurance. And if something happens to the asset or life, the insurance company will pay damages to you. जैसा सब नुकसान चाहिए बदल करके. But then they have different criteria. In the beginning, they will give you a certain % of your premium as damage. In the later years, it will change. अब अवल ना contract के बदलते रहोगी की. आसना चावल ने रास्ते रातों में जमा हो गाड़ी वाल शावा. So then they will specify each and everything. Okay? One time? What do you mean one time? Na, installment khoba, premium khoba monthly work hai. It will be like installment. But then it will be less than this one. दी की जगह installment work है, आपको deal ज़्यादा थी. So insurance amount is low, very low, as compared to this one. Lease. Okay, clear है? आगे जाएं. ओके, 2 minutes ब्रेक, पॉज इधर। हमजा, लेट्स रिज्यूम। ओके, अब कैपिटल लीज को थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा हूँ। ये कैपिटल लीज कब आपको पता चले कि ये कैपिटल है और कब आपको पता चले कि ये ऑपरेटिंग है। ऑपरेटिंग में सिंपली याद रखें सबसे बेसिक चीज़ कि इट विल नॉट बी ट्रांसफर टू यू, द एसेट विल नॉट बी ट्रांसफर टू यू, आपका नहीं बनेगा। अब कैपिटल लीज में है, कैपिटल लीज में द लीज ट्रांसफर्स ओनरशिप टू द लेसी। जो आपको वो पैसे दे रहा है ना किस्तों में, वो आखिर में लीज आपने एसेट उसको ट्रांसफर करना है। ऐसे ना आप आखिर में कहें तो इसका किराया था, बस नहीं है एसेट, जाओ, ठीक है, तो इस तरह नहीं हो सकता। आखिर में आपने एसेट इसको ट्रांसफर करना है। लेकिन घर में इस तरह नहीं होता कि आप घर में किराए पे रह रहे हैं 5 साल बाद, आप उसे कहें कि शाबा घर मुझे दो, वो आपसे कहेगा जाओ बाहर निकलो, ठीक। ओके, सो द लीज ट्रांसफर्स ओनरशिप टू द लेसी। एक, द लीज कंटेन्स अ बार्गेन परचेज ऑप्शन। इसके अंदर हमेशा ये क्लॉज होगा, द क्लॉज इज कॉल्ड एज बार्गेन परचेज ऑप्शन। यानी आपके पास ऑप्शन है, कंपल्सरी आपको नहीं कह रहा, आपको कह रहा है कि परचेज करने का ऑप्शन है। एंड ऑफ द लीज, लीज का टाइम खत्म हो, आखिर में बार्गेन परचेज ऑप्शन, यू हैव द ऑप्शन टू टेक द एसेट, परचेज द एसेट। आखिर में वो आपसे कहेगा कि जो आखिरी पेमेंट आप कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट वाली, ये इसकी प्राइस हो गई और इस एसेट को आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है आपने इसके 3 साल में इतने पैसे दे दिए जो इसकी कॉस्ट से भी ज़्यादा हो गए, तो आप कहेंगे ठीक है इसको ख़रीद लो, ठीक है, आप इसको ख़रीद लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ इज़ दिस इज़ इंपॉर्टेंट, द लीज टर्म इज़ इक्वल टू और greater than 75% of the economic life of the property। ये प्रॉपर्टी आपने ली, एसेट, इसकी लीज पेमेंट मैं आपसे कहता हूं 6 महीने में करनी है। इसकी मार्केट की पूरी लाइफ कितनी होगी आपके हिसाब से? नहीं, मैक्सिमम बहुत भी ज़्यादा हो जाए तो 1 साल, ठीक है। तो अगर 3 bags
2 bags. Okay जी. Okay, pay attention class. So pay attention. So now if the lease term is equal to or greater than 75% of the economic life of the property, तो समझ जाएं कि it's a capital lease. ये capital lease है. अब ये मार्कर है, इसकी टोटल लाइफ लेट्स से थी 1 साल, और लीज का आपने जो मेरे साथ एग्रीमेंट किया वो है 7 महीने का, तो 75% लाइफ के तो पैसे आप दे चुके हैं, बाकी तो थोड़ा सा टाइम रह गया, तो बस मैं समझ जाएं कि ये कैपिटल लीज है, ये रेंट वाला लीज नहीं है, ऑपरेटिंग लीज नहीं. फाइनली present value of the minimum lease payments equals 90% of the future market value of the property. Sorry, fair market value of the property. इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो मुझे पैसे दिए हैं, आप मुझे जो हर वक्त इंस्टॉलमेंट्स दे रहे थे, हर वक्त आप मुझे हर 6 महीने बाद आपने मुझे इंस्टॉलमेंट्स दिए हैं, इन सब इंस्टॉलमेंट को अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूं, डिस्काउंट करूं, तो ये डिस्काउंटेड वैल्यू इसका टोटल, दिस डिस्काउंटेड वैल्यू पीवी ऑफ द मिनिमम लीज पेमेंट्स, जो पेमेंट्स दी आपने लीज की उसका प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स 90%. 90% इस मार्कर एसेट जो भी है, इस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट के अंदर कितनी कीमत है, उसका 90% तो आप मुझे दे चुके हैं यार. तो अगर 90% दे चुके हैं तो समझ जाएं कि ये कैपिटल लीज है. क्लियर? कैपिटल लीज को आइडेंटिफाई करने के 4 तरीके. सबसे पहले कि वो आखिर में ट्रांसफ़र हो रही होगी, किसके थ्रू? इस ऑप्शन के थ्रू, बार्गेन परचेज ऑप्शन. और कब? जब 75% या उससे ज़्यादा का टाइम पीरियड लीज के अंदर गुजर चुका हो इस एसेट की लाइफ का, और इस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू का 90% आप मुझे पे कर चुके हैं प्रेजेंट वैल्यू की फॉर्म में, फ्यूचर वैल्यू के फॉर्म में नहीं, प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्म में, देन इट्स अ कैपिटल लीज. क्लियर? ओके. बस किस तरह बस बार खड़ी है. 37 नहीं, टोटल 20 मिनट्स रहते हैं अभी भी. ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. ओके, बिल्कुल ठीक है. ओके, आगे चलें. वो ब्रेक में खाना, ब्रेक 30 मिनट की होती है, 10 मिनट में नमाज हो जाती है. खैर हो जाएगा जी, ये कर लेंगे बाद में, ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है. ओके. पेंशंस क्लास, पेंशंस क्या होती हैं? आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स है ना. ओके. एम्प्लॉयर्स ऑफर पेंशन प्लान टू एम्प्लॉयज. मैं आपको कह देता हूँ कि यार पेंशन, इट्स अ जॉब, पेंशनेबल जॉब, यानी आपकी कोई पेंशन होगी. पेंशन में क्या होती है कि आप क्या करते हैं, रिटायरीज यानी आप लोग वुड रिसीव पेंशन पेमेंट्स फ्रॉम दी पेंशन फंड. अब होता ही है, आप सब लोग हैं, आप में से कुछ पहले आए हैं, कुछ बाद में आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में. इन सब के बिहाफ पर मैं कुछ पैसे एक फंड में रख रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ. आप में से जब कोई रिटायर होगा तो इस फंड में से उसको पैसे मिलेंगे. समझ आ गई? यू गेट द आइडिया? यू गेट द आइडिया? आप सबके बिहाफ पर हर महीने मैं कुछ पैसे यहाँ पर जमा कर रहा हूँ. एक फंड है, वो फंड भी मैं कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ, इसका मतलब वो भी ग्रो करेगा, यानी वो भी ज़्यादा होता जाएगा. फिर आप में से कोई बंदा रिटायर होता है, आपको पेंशन देनी है. मैंने शुरू में आपसे कहा था कि ये पेंशनेबल जॉब है, आपको पेंशन मिलेगी. अब मैं क्या करूँगा, ये फंड पड़ा हुआ है, इस फंड में से आपको पैसे दे दूँगा. द एम्प्लॉयर मेक्स पेमेंट्स टू अ पेंशन फंड. यूजुअली दिस इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी मैनेज्ड बाय अ प्रोफेशनल फंड मैनेजर. अब वो कहाँ पे वो पैसे होंगे, वो ये नहीं है कि मैं खुद से इन्वेस्ट कर दूंगा. वो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, एक पेंशन फंड होता है, जिस तरह म्यूचुअल फंड्स हैं, जिस तरह बहुत सारे फंड्स हैं. सो नाउ पेंशंस. सो वी सेड
सो वी सेड पेंशंस विल बी गिवन टू रिटायर्ड एम्प्लॉइज, ठीक है। हम रिटायर्ड एम्प्लॉइज को देंगे और पेंशन किस तरह होगा कि एम्प्लॉयर पेंशन फंड में पैसे जमा करेगा और वो आप जब रिटायर हो जाएंगे तो आपको वो पैसे मिलते रहेंगे। पेंशंस, एक्चुअरीज मेक दी पेंशन एक्सपेंस कंप्यूटेशंस। अब एक्चुअरीज एक किस्म के प्रोफेशन, एक्चुअरियल साइंस, okay, so actuaries are those persons who make these calculations for you. अब वो क्या कैलकुलेशन करते हैं, अब वो हिसाब लगाते हैं। एक एम्प्लॉई है, इसका ये एज है, इसको ये बीमारी है लेट्स से, और इस पेशावर के अंदर ये एवरेज एज है, तो ये कब मरेगा, ठीक, लेट्स से ये चांस है कि इतने अरसे में मर जाएगा, ओके, ठीक। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वी कॉल इट एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितना अरसे तक जिंदा रहेगा। अब थोड़ा सीरियस नोट पे, कितने अरसे तक ये जिंदा रहेगा। अब याद रखें जब 60 पे व्हेन यू रिटायर, टिल यू आर अलाइव, आपको मैंने ये पैसे देने ही हैं। अब उसके मुताबिक वो कैलकुलेशन करता है कि अगर ये इतने अरसे ज़िंदा रहेगा तो इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस एम्प्लॉय को इतने अरसे तक इतने पैसे देने हैं, उसके मुताबिक कैलकुलेशन करेगा। तो एक नहीं, आप लोग जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आप सबकी कैलकुलेशन चल रही होगी बेस्ड ऑन योर एवरेज एज, कितने अरसे तक ज़िंदा रहेंगे, रिटायरमेंट एज 60 पे रिटायर होंगे, 70 पे रिटायर होंगे, उसके बाद कितना अरसा ज़िंदा रहेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि कितने अरसे तक रहेंगे, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट्स, अगर आप यहाँ से चले जाते हैं तो फिर तो कोई पेंशन नहीं है, सो टर्नओवर रेट भी ज़रूरी है। कंपनसेशन लेवल्स, मेरा एक एम्प्लॉय है, उसकी तनख्वाह ज़्यादा है, एक की कम है, तो दोनों को पेंशन अलग अलग मिलेगी, जिसकी ज़्यादा है उसको ज़्यादा, जिसकी कम है उसको कम। कंपनसेशन लेवल्स, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द फंड। अब ये पैसे जो मैं सबके बिहाफ पे जमा कर रहा हूँ, इसको भी तो ग्रो करना चाहिए ना, तो इसको कहाँ पर रखूँ, किस जगह पर इन्वेस्ट करूँ जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न अच्छा आए। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न यानी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कितना पैसे वापस मिलें इसके ऊपर, वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रख के मैं ये पेंशन फंड डिसाइड करूँ। क्लियर 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 हो गया। अब अकाउंटेंट क्या करेगा, ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि कितने पैसे रखने हैं, कहाँ पर रखना है, कितने पैसे आपको मिलेंगे। द अकाउंटेंट देन पोस्ट द एंट्री टू रिकॉर्ड पेंशन एक्सपेंस एंड पेंशन लायबिलिटी। फिर अकाउंटेंट क्या करता है, सारी कैलकुलेशन उसने कर दी है एक्चुअरी ने। अकाउंटेंट क्या करेगा, अब इस महीने कितने लोग रिटायर हुए हुए हैं, उनको कितने पैसे देने हैं, पेंशन एक्सपेंस, ठीक। आगे एक्सपेक्टेड कितने अरसे तक ये लोग जिंदा रहेंगे, इनको कितने पैसे देने हैं, पेंशन लायबिलिटी, दोनों चीजें रिकॉर्ड कर दें। गॉट द आइडिया, सही, क्लियर। आगे जाएं। कैन वी डू 2 slides in 2 minutes? No. Everything